चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। भाई आज है अगस्त की 9 तारीख। 14 तारीख का काउंटडाउन का सिलसिला चल रहा है और एक और खूबसूरत तारीखी और अमर हो जाने वाला मिली नगमा आपके पेश इट्स सो खिदमत है। ब्यूटीफुल। अच्छा सुनते हैं। फूल मेरा वतन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोखन, मेरे मजदूर इस दौर के कोखन, चांद मेरी ज़मीं। साथ ना इसको गुनगुनाते ये गुलाम गुनगुनाते अब्बास साहब की आवाज़ में बहुत से लोगों ने गाया है, लेकिन अगेन शायरी मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों में ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मुझे क्यों सारे मिली नगमे आजकल सैड मुझे सैड हर्फ कर रहे हर्फ हैं? याद है वैसे। हाँ वो काफ़ी वैसे, और कोई इतने आसान कोई लिरिक्स थे भी नहीं जो आपको याद है, लेकिन इसकी ट्यून जो थी ना दैट इज़ ऑल्सो रिमाइंडिंग मी ऑफ अनदर वन। वो जब आ जाएगा मेरे दिमाग में सही तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मुझे आजकल की बात है या पता नहीं कब, लेकिन मुझे मिली नगमों से थोड़ी सी लुकिंग एट द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट टाइम्स मुझे थोड़ा सा गम भी होता है, थोड़ी सी दुख भी होता है। आई डोंट नो व्हाई या होता है। सो जब मुल्क के वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं कि भाई मईशत को हम वेंटिलेटर से उठाकर आईसीयू में ले आए हैं, और आईसीयू में अगर कोई शख्स आए तो जाहिर है उसके घर वाले या उसके साथ वाले या उससे जुड़े हुए लोग तसल्ली से तो नहीं रह सकते। मतलब आईसीयू भी बड़ी क्रिटिकल, इसीलिए उसे क्रिटिकल यूनिट भी कहा जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट भी कहा जाता है। बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है, तो वी आर लिविंग इन ए क्रिटिकल स्टेज एंड एट द सेम टाइम बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हम एक बेहतरी की राह पर चल पड़े हैं या उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम एक बेहतरी की राह पर चल पड़े हैं, तो इस बेहतरी की राह में बेहतरी आने से पहले शायद अभी और ज़्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़े। एंड इट लुक्स लाइक ऑल्सो ये क्रिटिकल स्टेज और ये जो आपने एनालॉजी इस वक्त दी है ना, खैर वज़ीर आज़म ने दी थी, या तो ज़िंदगी में कोई एक दफ़ा आईसीयू में घुसे हो ना, कि हम बार बार आईसीयू में क्यों जाते हैं, तो ये दैट इज़ द प्रॉब्लम कि दिस इज़ रियली नॉट द फर्स्ट टाइम। और फिर आप उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए, लेकिन टिल व्हेन, ये भी एक थॉट है जो बीच में आती है। हाँ। एनीवे जी, आज है जिस तरह कि अब्दुल्ला आपने बताया अगस्त की 9 तारीख, और हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम तो लहरा ही रहा है। यौम आज़ादी में भी सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और हमने ये बिल्ली नगमा आपको सुनाया। वो अच्छा, ये- सुना दिया, लेकिन साथ साथ आज जो हो रहा है वो भी बड़ा वो अहम। बड़ा अहम है वो ना, आज तो अहम ये- इसलिए है क्योंकि कौमी असम्बली अपनी 5 साल मुद्दत आज पूरी कर रही है। 2018 में आपको याद है जो इंतखाब हुआ था, जिसके नतीजे में पीटीआई के चेयरमैन वज़ीर आज़म बने थे, जो बाय द वे कल नाअहल भी करार पाए हैं। हाउ थिंग्स हैव यू नो flipped around and taken twists and turns। But this is एक how और it वज़ीर आज़म is। और एक और हुकूमत एक और सेटअप पर मुश्तमिल हुकूमत, एक पार्टी जो पहले बरसर इक़्तिदार थी, वो अपोजिशन में तो खैर आना उसने पसंद नहीं किया। वो फिर बिल्कुल ही सिनेरियो से ही उसने एक्चुअली पहल की कि वो इस सीन से ही निकल जाए इस्तीफ़े देकर, और फिर वो निकल ही गई। तो लिहाजा अगर कैलकुलेशन कर लें, 16 महीने पहले अपोजिशन जमातों ने पीटीआई की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए बाहर किया था, और 16 माह के इस अरसे में शहबाज हुकूमत को कई चैलेंजेस का, बहुत से चैलेंजेस का सामना हुआ। एग्जैक्टली कोई एक बात तो ना रही, और उनमें मईशत शुरू दिन से सर फहरिस्त रही है, और फिर मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। जैसे तैसे करके ये हुकूमत उससे निकली, और अब सूरत हाल ये है कि IMF मुआहदे के बाद मईशत जो है वो, जिस तरह अब्दुल्ला आपने पहले भी फरमा दिया, वेंटिलेटर से बाहर आ गई है, और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टल गया है। लेकिन इस सब में आम आदमी का बुरा हाल हो गया है। कितनी सैड स्टोरी है। तो ये सारी जो हम गिनवा रहे हैं ना, तो एकदम से रियलाइजेशन हो रही है कि क्या क्या हुआ है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, मुश्किल फैसले किए, नून लीग की साख को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसका एतराफ़ शहबाज शरीफ साहब समेत दीगर लीगी रहनुमा भी करते रहे हैं।
बहुत कुछ हुआ इस दौरान, लेकिन चलिए अब जो सूरत हाल है वो तो हमारे सामने है। आज बहरहाल ये मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। PDM की इत्तेहादी हुकूमत का, और हम मुस्लिम लीग नून क्या कहें, ये इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें और भी बहुत सारी जमातें शरीक इक़्तिदार हैं, और बड़ी जमातों में सर्टनली पीपल्स पार्टी भी एक है। और ये दौर आवाम के लिए कैसा रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से ओवरऑल पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए ये दौर बेहतर रहा या बदतर रहा? वैसे तो वी कैन ऑल हैव आवर ओपिनियंस एंड आवर से, लेकिन हमने कुछ एक्सपर्ट्स को आज हम लेके आए हैं। वी आर गोइंग टू पुट द सेम क्वेश्चन कि ये अगर कंपैरिजन किया जाए तो तहरीक इंसाफ के दौर से बेहतर रहा या नहीं रहा, सवाल ये है। और सबसे पहले हमने ये सवाल किया है हामिद मीर साहब से। जी मीर साहब, अब ये बताइए, सवाल तो आपने सुन लिया है, आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? एक तरफ 3.5 साल का ड्यूरेशन है और दूसरी तरफ 1.5 साल का ड्यूरेशन है, तो इसमें काफ़ी आपको जो है ना वो फ़र्क नज़र आता है। इनका आप तकाबली जायज़ा ले नहीं सकते, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के बहुत से मुआशी मसाइल शुरू हुए। IMF के साथ एक मुआहदा किया गया, फिर उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं किया गया। IMF के साथ मुआहदे की जो बहुत सी जो क्लॉजेस थी उनको वायलेट किया गया, और उसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार हो गया। और वही मुआशी बहरान जो है वो शहबाज शरीफ साहब को पिछली हुकूमत ने दिया। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ये जो 1.5 साल है इसमें उसी मुआशी बहरान से निमटने की कोशिश करते रहे, और उनका ये कहना है कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। तो ये हम कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। ये वो कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन पिछले 1.5 साल में जो उन्होंने अवाम पे मुआशी बोझ डाला है और जो महंगाई हुई है, और ख़ास तौर पर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उसका कंपैरिजन करें तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौरे हुकूमत से, लेकिन मजमूई तौर पे मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी जो सियासतदान हैं उनको जेलों में डाला गया, और शहबाज शरीफ के दौर में भी सियासतदान उनको जेलों में डाला गया। तहरीक इंसाफ के दौर में भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई, और शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी मीडिया जो है वो पाबंदियों का शिकार रहा। मसाइल वही रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो तकरीबन 1.5 साल का दौर है, इसमें ये मसाइल जो हैं ये मज़ीद शिद्दत का शिकार हो गए हैं। तो इसलिए ड्यूरेशन जो है एक तरफ 3.5 साल है, दूसरी तरफ 1.5 साल है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो मसाइल तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में पैदा किए, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उन मसाइल को 10 के साथ ज़रब लगा दी और उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सो आप कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला हो या मीडिया पर पाबंदियों और दीगर इशूज़ हों, मसाइल आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी जमातों के दौरे हुकूमत में बड़े हैं, कम नहीं हुए? आसमा शिराजी साहिबा। अच्छा, और भी बड़े लोग हैं। यस, आसमा शिराजी से पहले बात कर लेते हैं। जी, 16 माह की कारकर्दगी का सवाल है इस हुकूमत का या PDM और इत्तेहादियों की हुकूमत का। उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऊंच नीच हमने देखे हैं, उसके अंदर बहुत सारे मामलात हमने देखे हैं। एक क्योस देखा है, एक अदम इस्तेहकाम देखा है, एक सियासत के अंदर बेयकीनी देखी है, रियासत के अंदर बेयकीनी देखी है कि ये डिफ़ॉल्ट हो गया, वो डिफ़ॉल्ट हो गया, ये धरना, वो धरना, ये लॉन्ग मार्च, ये हमला। तो एक पुरआशौब दौर हम कह सकते हैं कि ये हुआ है। लेकिन इस दौर में महंगाई भी बहुत ज़्यादा हुई है, और PDM की इत्तेहादी जमातें जो कहती थी कि पिछली हुकूमत पे तनकीद करती थी, और वो ये कहते थे कि पिछली हुकूमत ने उसके मलबा उस पर डालते थे, यानी तहरीक इंसाफ PMLN की हुकूमत पे मलबा डालती थी। इसी तरह से PDM जो है वो पिछली तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर मलबा डालती रही। तो अगर देखा जाए तो महंगाई पिछले दौर में भी और इस दौर में भी कंट्रोल नहीं हुई, बल्कि तारीख की हदों को छुआ है इन 16 महीनों के अंदर। पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने, ये एक ऐसा मसला था जो कि अवाम का मसला था, और इस पर PDM हुकूमत कसूरवार अगर नहीं भी थी तो भी वो इसको कंट्रोल उस तरह से नहीं कर सकी। फिर IMF के साथ डील है, फिर पॉलिटिकल चीज़ें हैं, फिर जिस तरह से लेजिस्लेशन आखिरी दिनों में हुई है, तो बहुत सारे एतराज़ात
पीडीएम हुकूमत के ऊपर भी बनते हैं, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कम से कम एक डायरेक्शन नज़र आई है, कम से कम एक संजीदगी नज़र आई है कि चीज़ों को कैसे आगे लेके बढ़ना है। तो मैं अगर कंपैरिजन की बात आती है, वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता 16 महीनों का 3.5 साल के साथ, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली भी और ये देखा जाए तो मीडिया की आज़ादी हो या दीगर मामलात हो, पहले से बेहतरी ज़रूर आई है। बेशक हम ये नहीं कह सकते कि बेहतरीन चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, है और रहेगी, जो कि नहीं हुई। अच्छा जी, आसमा आप कह रही हैं कि पहले से बेहतरी ज़रूर आई है, एंड ऑब्वियसली कंपैरिजन ऑफ 16 मंथ्स टू 3.5 ईयर्स, तो उसमें भी अगर उस तनाजुर में भी देखा जाए तो यू थिंक इट्स बेटर, इट हैज़ बीन बेटर। इरशाद भट्टी साहब, इस नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि पीडीएम हुकूमत का 16 माह का दौर पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ के दौर से बेहतर रहा आपके ख्याल में क्या राय होगी या नहीं, क्या लगता है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी बच्चे, 16 महीनों में कोई एक शोबा बताएं जिसमें जवाल को अरूज ना मिला हो। मईशत सवा सत्यानाश कर दिया, खारजा पॉलिसी सवा सत्यानाश कर दिया, दाखिला पॉलिसी सवा सत्यानाश कर दिया, ज़र मुबादला सवा सत्यानाश, रुपया जो बेकदर हुआ सवा सत्यानाश, स्टॉक एक्सचेंज सवा सत्यानाश, गुर्बत सवा सत्यानाश, बेरोज़गारी सवा सत्यानाश, महंगाई सवा सत्यानाश, गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी, मिडल क्लास, तनख्वाहदार सवा सत्यानाश। आइन दफन कर दिया इन्होंने 2 सूबों के इलेक्शन पर, जवाल की इंतहा। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को रद्दी की टोकरी में पहुंचा दिया, जवाल की इंतहा। एक तरफ जश्न आइन और दूसरी तरफ आइन ये दफन कर रहे थे। इसके अलावा पार्लियामेंट जो इनकी नज़र में जाली थी और झुरलू ज़दा थी, वो जब ये इक़्तिदार में आए तो असली हो गई, जवाल की इंतहा। अधूरी और जाली पार्लियामेंट से जिस तरह कानून साजियाँ हुई, जवाल की इंतहा। और फिर जो कुछ इन्होंने कहा वो कुछ इन्होंने उसके उल्ट किया, जवाल की इंतहा। तो ये 15-16 महीने की हुकूमत आज ये बाहर जब इस हुकूमत से निकलने के करीब दरवाजे पे पहुंचे हुए हैं तो इनके दोनों हाथ खाली हैं, परफॉर्मेंस लेस हैं और बयानियाँ लेस हैं। परफॉर्मेंस लेस हैं, बयानियाँ लेस हैं, और एक जो टर्म जो बार यूज सवा सत्यानाश। मेरा वैसा ख्याल है कि खारजा पॉलिसी के मैदान या महाज पर इस हुकूमत की कारकर्दगी पिछले वाली से तो सर्टनली बेहतर है। वहाँ खासा डैमेज हुआ था और इसलिए आप 100 मामलात पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी के मामले में सर्टनली इस दौरे हुकूमत में कुछ बेहतरी ज़रूर देखी गई है। अच्छा, लेकिन हम ओपिनियन तो उनका ले रहे हैं ना। वो बाय द वे सवा सत्यानाश जो था ना, वो 1.25 साल की अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने एक नया टर्म भट्टी साहब निकाला था। अच्छा जी, हो गए भट्टी 1.25 साल तो हुआ नहीं है, नहीं, बट वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कर लिया ना उन्होंने। अब्दुल्ला मतलब शायर जो है वो थोड़ी सी लिबर्टी लेता है कि नहीं लेता, फिर भी हो गया। भट्टी साहब तो ज़्यादा लेते हैं, आपको पता है। अच्छा जी, उमर चीमा हमारे साथ हैं, एंड लेट्स चेक आउट। उमर, आपका ओपिनियन क्या है? फ्रैंकली मुझे तो कोई एज सच उसमें फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पीटीआई गवर्नमेंट की एक एक्सटेंशन थी जो पीडीएम गवर्नमेंट है। आप किसी लिहाज से भी देख लें, अगर ये ज़रूर हुआ है कि चीज़ें पहले से बदतर हुई हैं, यानी कि वो एक इन्हतात का अमल, जो जवाल का अमल, जो बदहाली का अमल जारी था, वो बढ़ा है। वो चाहे आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात कर लें, वो चाहे आप इकानमी की बात कर लें, वो चाहे आप नफ़रत की बात कर लें, नफ़रत बड़ी है। यानी कि मुआशरा जो है, हम जो है यानी कि जिस चीज़ को आम तौर पे डिस्काउंट कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम एहसास नहीं कर रहे, वो महंगाई से बड़ा जो है वो नफ़रत है। यानी कि इस मुल्क में नफ़रत की सियासत बड़ी है। पीडीएम की गवर्नमेंट आई, लोगों की उम्मीदें ये थी कि अब महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई और ज़्यादा बढ़ी और यही तासरात, यही जज्बात जो हैं वो लोगों के पीडीएम गवर्नमेंट के बारे में थे। तो बज़ाहिर एज सच फ़र्क नज़र नहीं आता। अगर लेजिस्लेशन के हवाले से भी बात की जाए तो लेजिस्लेशन जो है वो बड़ी ड्रैकोनियन किस्म की हुई है। अगर आज़ादियों की बात की जाए तो आज़ादियाँ कम हुई हैं, आज़ादियाँ बढ़ी नहीं हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात की जाए तो वो भी और ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि पहले की निस्बत कम नहीं हुआ। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे 2018 तक बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गई थी इस्टेब्लिशमेंट की, अभी भी
वो चीज़ें बढ़ गई हैं, उसका किस किस को ज़िम्मेदार करार दिया जाए। अगर जो है मजमूई तौर पे देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि कोई एक ज़िम्मेदार नहीं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी इन्हीं सियासी जमातों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना अपना किरदार अदा किया। अगर किसी एक ने ज़्यादती की है, दूसरे ने उससे बढ़कर की है, और ये सिलसिला जो है, ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है, ये चलता रहा है। तो अभी हम जो इलेक्शन के करीब चल रहे हैं, एक चीज़ जो मुझे पॉजिटिव लग रही है वो ये है कि दिन ब दिन जो रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है कि इकानमी का हल जो है कोई शॉर्टकट हल नहीं है। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। जो भी आगे गवर्नमेंट आएगी, महंगाई का जिन काबू करने के लिए उसके पास कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू उमर Thank you, चीमा। उमर। और आपको लगता है कि हर चीज़ जो है बड़ा वो ज़बरदस्त अहाता किया सूरत हाल का, और ज़्यादातर लोगों का जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, आगे मौजूद होंगे, हमने उनसे पहले भी ऑफ द कैमरा भी बात की है, ये मानना है कि पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर मीडिया की आज़ादी, has हालात become worse. बेहतर नहीं हुए हैं। और किसी को कोई सिग्निफिकेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओवरऑल अगर एक जायजा लिया जाए तो किसी को कोई सिग्निफिकेंट बेहतरी नज़र नहीं आई। इट्स रियली द एक्सटेंशन ऑफ द पास्ट वन। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ब्रेक इसलिए देंगे वरना कोई डिप्रेसिंग किस्म की बातें होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो वी विल गो बैक टू आवर नेशनल सॉन्ग जिससे हमने शो का आगाज़ किया था। लेकिन आपको पता है ना, कवर्स करते हैं और बहुत से लोग एक ही नगमे को गाते भी हैं। हाँ, इसको कवर नहीं कह सकते, बहुत से लोगों ने इसके Rendition? हाँ, मतलब रेंडिशन या अपने तरीके से क्योंकि असद अमानत अली खान साहब और हामिद अली खान साहब, सो उनकी आवाज़ में चांद मेरी ज़मीन। और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी। भाई, हुकूमत का है आखिरी दिन, निगरान वज़ीर आज़म का नाम अब तक सामने नहीं आ सका है। लिविंग ऑन द एज चल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर को असम्बली भेजेंगे, जिसके बाद कौमी असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए फ़िलहाल किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। वैसे ये कैसे हो सकता है? ये नहीं, क्या हो रहा है? ये नहीं करें भाई। उनका क्या कहना है, देख लें। अभी भी कह रहे थे कि 2 रोज़ में फैसला होगा। हाँ, कर दो। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी तय है। राजा रियाज कहते हैं कि साथियों के मशवरे से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। मैंने अपने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। तो आपके 3 नाम फाइनल हो गए हैं? बस तकरीबन 90% फाइनल हो गए हैं। तो सर कोई नाम कौन जज होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, ये बताएं, जर्नैल होगा? बस पाकिस्तानी होंगे। अच्छा जी, आपको पता ही है कि हुकूमत आखिरी वक्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम राज में रखने का फैसला शायद कर चुकी है। मरदमशुमारी अब नहीं एक्सेप्ट कर ली गई है, हल्का बंदियाँ नहीं होंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कल हमारे ही प्रोग्राम में क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट कह चुके हैं कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। एक आइनी तकाजा है, आइन में एक जगह पे ये दर्ज है कि 2017 में जो सेंसस हुआ उसके ऊपर 2018 के इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। प्रोविजनली जो है वो उसको एक्सेप्ट किया गया था सिर्फ 1 टाइम। दूसरी तरफ आइन में ये दर्ज है कि जब सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन से पहले हल्का बंदी ज़रूरी है। तो केयर टेकर सेटअप जो है या केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इस आइनी तकाजे को पूरा करते हुए जो है वो हल्का बंदी करवाएगी, और उस हल्का बंदी में को तकरीबन 120 दिन जो है वो लगते हैं। तो यही जो है वो ज़्यादा टाइम हो सकता है, इसमें कोई कई माह वाली बात तो नहीं है। तो जैसे ही ये हल्का बंदी का अमल जो आइनी तकाजा है ये मुकम्मल होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अच्छा, वज़ीर दाखिला इज़ नॉट दी ओनली वन। उनके बाद वज़ीर दिफा ने भी आइंदा आम इंतखाबात जनवरी 2024 में होने का इम्कान जाहिर किया है। जो भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा वो लाजमी तौर के ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी का जो सेटअप है इस वक्त हमारे कॉन्फिडेंस का आदमी होगा ना। मैं समझता हूँ कि ये कल तक शाम तक हो जाएगा। ख्वाहिशमंद बहुत लोग हैं, लोगों की जो है रालें टपक रही हैं। ये जो लोगों का ख्याल है ना कि ये लंबा चलेगा, तो ये लंबा जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं झूठा लेना। जो है वो सवारी जो है ये लंबी होगी, इसलिए जो है लोग ज़्यादा
कीन है, ज़्यादा यू नो दे आर मोर कीन एंड मोर एम्बिशियस। मैं मुझे ये कभी उम्मीद है कि जो इलेक्शंस जो है ना वो वेरी अर्ली इन 2024 तक हो जाने चाहिए। मैक्सिमम 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने के आगे जाने के चांसेस मौजूद हैं, जनवरी में हो जाएंगे। सो ये तो थे ख्वाजा आसिफ। और कल एक बड़ी पेशरफ्त और हुई है और इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को NA45 कुरम से डीनोटिफाई भी कर दिया। बहरहाल अब लगे रहा है कि इलेक्शन अगले साल तक जा सकते हैं, इसलिए निगरान वज़ीर आज़म के नाम की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। और बर वक्त इंतखाबात का मामला हो या निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब, ये जहन में रहना चाहिए कि मौजूदा हालात में अहम फैसला साजी में सियासतदानों के अलावा दीगर स्टेक होल्डर्स का भी किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट प्रॉब्ली उन्हीं का सबसे ज़्यादा अहम किरदार होगा। एजाज़ सैयद हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, बहुत सारी खिचड़ी पक रही है और एजाज ये नॉर्मल भी है, सॉरी, कि अब लिटरली हम 11th आवर में हैं, नाम कोई तजवीज़ हो नहीं रही। हालांकि साथ साथ राजा रियाज का तो ये कहना है हमने तो 3 नाम सेलेक्ट कर भी लिए। ये इतना एंड तक बात जाती है वैसे? बिल्कुल, ये एंड तक की बात जाती है। आपको मैं याद करा दूं 2013 में हजार खान खोसो जो कि कायम प्राइम मिनिस्टर थे, शायद आपको नाम भी याद ना हो, उनका नाम भी आखिरी वक्त पर आया था। और फिर जस्टिस साहब जो आए थे नासिर मुल्क साहब, उनका नाम भी आखिरी वक्त पर आया था। आखिरी दिन चंद घंटे पहले उनका नाम आया था। फिर हमने देखा कि मोहम्मद मियां सोमरो का नाम 2008 में वो थोड़ा पहले आ गया था, 1 आध दिन पहले आ गया था, लेकिन वो भी आखिरी वक्त तक, जैसे कहते हैं ना, कीपिंग कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट, वो ऐसे ही रखा गया था। अच्छा एजाज, अब ये बताइएगा कि वेयर इज द डेडलॉक? आखिरी वक्त तक तो नाम आएगा ही। वी डिड नॉट ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि इतनी स्मूथ सेलिंग होगी इस नाम की। PMLN एंड PPP एंड अदर्स में डेडलॉक है, या फिर PMLN, PPP एंड इस्टेब्लिशमेंट में डेडलॉक है, या सियासी जमातें एंड मुख्तदर हलकों में डेडलॉक है? क्या डेडलॉक है, कहाँ डेडलॉक है? अब्दुल्ला, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कोई भी पार्टी जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ डेडलॉक पैदा नहीं कर रही। एक्चुअल बात ये है, बल्कि पार्टियों में दौड़ लगी हुई है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को खुश कैसे करें। सही। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डेडलॉक की तो फिलहाल कोई बात नहीं है। मेरी जहां तक मालूमात है, जो असल फैसला है वो नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट मिलके कर रहे हैं। और उस फैसले को काफी हद तक इन्होंने फाइनलाइज कर लिया हुआ है। आज के दिन मुझे तो ये है कि बाकी जो इत्तेहादी हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई चूचरा करे, मुझे नहीं लगता कोई माशी एक्सपर्ट आपको निगरान वज़ीर आज़म बनता नज़र आ रहा है, या फिर कोई जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत होंगी, या फिर मे बी कोई सहाफ़ी भी हो सकता है? देखिए, ये गैस है, 100% गैस है। मुझे तो देखे ना, सूरत हाल ये है कि आप जिस किसी का नाम लेते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई इतराज आ जाता है, उसके ऊपर लोग बात करते हैं। लेकिन अभी तक खुद शहबाज शरीफ साहब पर कोई एतराज नहीं आया, यानी कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर सारे इत्तेहादी भी मान रहे हैं, तो शहबाज शरीफ भी तो लग सकते हैं, या उन्हें लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसहाक डार लगने की बात हो सकती है तो फिर शहबाज शरीफ लग जाए, फिर क्या मसला है? दिस इज द पॉइंट। मेरा ये ख्याल है कि जो भी होगा वो मईशत को जानने वाला होगा। एक सूरत में जिस माशी एक्सपर्ट की हफीज शेख साहब की बात हो रही है, वो नाम जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आया, वो नाम कहीं और से आया है। जी जी। और अगर किसी बड़े ने वो नाम लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ या आसिफ या तो उनको कहा कि इसको होना चाहिए तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर ना कहा तो वो नहीं होगा, फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज की पसंद का नाम ही आएगा। आप वैसे कोई हमें 4 नाम हम कोई शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं इस वक्त, या अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हमें अपनी खबर की ऑथेंटिसिटी का भी ख्याल रखना है कि हम 4-5 नाम शॉर्टलिस्ट कर सकें ऑन स्क्रीन फॉर द ऑडियंस।
देखें ये अभी तक सिर्फ गैस गेम है। आप गैस करते हैं तो हम लेट्स नॉट स्पेकुलेट ओवर द नेम्स। हाँ, फिर लेट्स लीव इट एट दैट। ज्यादा देर रही भी नहीं है, कुछ घंटों में पता चल ही जाएगा। आज वैसे फाइनल हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज रात तक फाइनल हो जाएगा। आज कौमी असम्बली का इजलास और फिर अलविदाई मुश्तरका इजलास भी है, तो आज शाम तक हम तवक्को करते हैं। बल्कि आज शाम पार्लियामेंट हाउस में एक तकरीब भी है जो कि स्पीकर कौमी असम्बली दे रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, कोई खाना वगैरह होस्ट कर रहे हैं। तो लगता है ऐसा है कि आज रात का जो खाना होगा वहां पर नए प्राइम मिनिस्टर की रुनमाई भी हो जाएगी। चलिए, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद फॉर बीइंग विद अस। नाम तो ऑब्वियसली हम नहीं ले सकते। आई एम जस्ट थिंकिंग जिसका नाम होगा फाइनली, जो भी डिसीजन हो जाएगी, उसके लिए भी उतना ही सरप्राइज होगा कि अच्छा मैं अच्छा सॉरी, बट इतनी सीरियस बात है। जब इन्होंने कहा ना रूनुमाई, तो मेरे जहन में वो मुगल आजम के विजुअल्स भी चलना शुरू हो गए, जब शहजादा सलीम तीर मारते हैं और फिर वो मुजस्समा निकलता है मधुबाला का। अच्छा, वी कैन रियली गो ऑन विद दिस, लेकिन और भी रूनुमाई के बहुत सारे अंदाज हो सकते हैं। नहीं, अगर हम ब्रेक ले रहे हैं, मैं इधर ये मैं नहीं कंट्रोल कर सकती। खोलें आप डब्बा, ये सामने गिरे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा जी, ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियां खबरदार हो जाएं, क्योंकि एससीसीपी ने ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों पर कर्ज से ज़्यादा एक हद मुकर्रर कर दी है बेसिकली, और शराइत भी मजीद सख्त कर दी हैं। एससीसीपी की रिपोर्ट्स के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 84 गैर कानूनी कर्ज देने वाली ऐप्स को हटा दिया है, और एससीसीपी के लाइसेंस याफ्ता डिजिटल लोन ऐप से एक सारिफ एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक का कर्ज मिल सकता है, जबकि सारिफ का मजमूई तौर पर तमाम कर्ज ऐप से हासिल करदा कर्ज जो है वो 75,000 से ज़ायद नहीं होगा, यानी मजमूई तौर पर 75,000, एक ऐप से 25,000। इसी पे ज़रा हम मज़ीद मालूमात लेते हैं, क्योंकि इसके निर्गे में लिटरली लोग आ रहे थे, उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो रही थीं। ये ऐप्स जो गैर कानूनी ऐप्स जान ले ली है, क्योंकि उनके पीछे पड़ गए थे लोग। हमारे साथी हैं अशरफ मलखम, हमें इस की मज़ीद तफसील बताएंगे, डिटेल बताएंगे कि हाउ थिंग्स हैव बीन टर्न्ड अराउंड एंड चेंज्ड। बड़ी इंटेंसिव मीटिंग्स होती रही हैं एससीसीपी, एफआईए, साइबर बैंक, पीटीए इनके दरमियान कि किस तरह इस इशू को टैकल किया जाए। इसमें तो एक चीज़ तो ये तय हुई है कि आइंदा से ये बता दिया गया है कि जब भी मुस्तकबिल में कोई कर्ज दहिंदगा या रजिस्टर्ड ऐप से लोन लिया जाएगा, उसमें जो ऐप है उसको पाबंद किया गया। एक तो वो अपनी जितनी भी मालूमात होगी उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, उसकी दूसरी कंडीशंस क्या हैं, वो सब की सब उनको ऐप पे लोड करनी पड़ेगी। दूसरा, एक जो कर्ज लेने वाला शख्स होगा वो 3 मुख्तलिफ ऐप्स से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकता, जिसकी 25,000 रुपये हद भी मुकर्रर कर दी गई है। कोई भी कर्ज 25,000 से ज़्यादा नहीं होगा और 3 ऐप से ज़्यादा वो कर्ज ले नहीं सकता, यानी कि मजमूई तौर पर वो 75,000 रुपये से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकता। दूसरी ऐप को पाबंद किया गया है कि ऐप पे वो कैलकुलेटर होगा जिस पे कर्ज लेने वाला अपनी जो तफसीलात हैं, उसके कर्ज कितना लिया, उस पर शरह सूद क्या है, उसकी अदायगी की क्या शराइत हैं, और उस पर कितनी देर में उस पर कितनी पेमेंट हुई है, कितना उस पर कर्ज बाकी है, पूरी की पूरी मालूमात के लिए ऐप एक कैलकुलेटर वादे तौर पर अपनी ऐप पे नुमाया करेगी, जिस पे कर्ज लेने वाला अपनी। अच्छा, ये तो ठीक है, जो कुछ किया जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन उन एप्लीकेशंस के ज़रिए जो कुछ हो चुका है अब तक, उस मुतालिक क्या इक़दाम हो रहे हैं या हो सकते हैं? जो लोग मुतासिर हुए हैं, हो चुके हैं, क्या उनके लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त किया जा रहा है? एक एमओयू भी साइन हुआ है एफआई और एससीसीपी के दरमियान के मुस्तकबिल में इस तरह के जो मामलात उठेंगे, इस तरह के जो हालात पैदा होंगे, उनको किस तरह टैकल किया जाना है और किस तरह क्या लाहा अमल इख्तियार किया जाएगा कि अगर अनरजिस्टर्ड लोग ऐप बना के कारोबार करते हैं उनको कैसे रोका जाएगा। जो रजिस्टर्ड होंगे उनका बाकायदा ऑडिट किया जाएगा, उनको पाबंद किया जाएगा। वो एससीसीपी को भी बताया उन्होंने कितना कर्ज जारी किया, और साथ साथ वो जो कर्ज दहिंदा उसको भी जो फिज़िकल रब्ते के पॉपअप मैसेजेस के ज़रिए उनसे रब्ता करेंगे
करेंगे, फिज़िकली रब्ता नहीं करेंगे और पूरी शराइत जो उनको बार बार नशर करेंगे अपनी ऐप में इस कर्ज़ की क्या शराइत है और किन किन शराइत पे कर्ज़ लिया है, कितना कर्ज़ की पेमेंट का शेड्यूल क्या है और कितना उस पर इंटरेस्ट रेट है, कितना मजमूई तौर पर इंटरेस्ट होगा और जो कर्ज़ रीपे होता जाएगा उसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे जी। जो है कि जो शिकार हो चुके उनके साथ क्या किया उसमें हुकूमत ने शायद अभी तक कुछ नहीं किया। जो हमारी अनऑफिशियली बात हुई है मुख्तलिफ इदारों के लोगों से, उनका कहना है कि हुकूमत ऐसा कारोबार जिसमें लोग हुकूमत की मर्जी के बगैर, हुकूमत से पूछे बगैर शरीक होते हैं और हुकूमत को बताते हैं। ठीक है जी, आने वालों के लिए तो शायद ज़रा स्ट्रिक्टनेस की गई है, लेकिन जो हो चुके मुतासर इससे उनके लिए अभी तो कुछ खास नहीं सोचा गया। बहुत शुक्रिया आपका। हम ले रहे हैं ब्रेक, विल सी यू इन द सेकंड हाफ ऑफ जियो पाकिस्तान मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी दिन, असेंबली 5 साल मुद्दत आज पूरी कर रही है। 2 हुकूमतें सौ चुफाई, इसमें असेंबली तो चलती रही। अब 16 माह की जो हुकूमत थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में और इत्तेहादी जमातें उनकी हमनवा थीं, उसकी कारकर्दगी का हम पिछले दौरे हुकूमत यानी कि बेसिकली वी वांट टू नो कि बेहतर थी, बदतर थी, पिछले से एक थोड़ा सा कंपैरिजन हो रहा। हाँ, मैं एक कंपैरिजन हो रहा है पिछले घंटे में। आवाम के लिए तो बेहतरी नहीं आई है, तो हम बस यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है। तो पिछले घंटे में हमारे साथ हामिद मीर साहब थे, आसमा शराजी, इरशाद भट्टी और उमर चीमा। उन्होंने हमें बताया व्हाट दे फील अबाउट इट। और अभी शुरू करते हैं। नहीं, अभी हमारे साथ होंगे शाहजेब खानजादा साहब, उनसे तो शुरू करेंगे। बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ होंगी और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे सलीम साफी साहब भी। स्टार्टिंग विद शाहजेब खानजादा। शाहजेब बताइएगा, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मईशत को गैर यकीनी की सूरत हाल में पीडीएम ने भी रखा है। उस गैर यकीनी की कॉस्ट भी हमने देखा कि पे करनी पड़ी। रुपया डॉलर के मुकाबले में बुरी तरीके से गिरता रहा। मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल रही। महंगाई में बेपनाह इजाफा हो गया और रिकॉर्ड पर महंगाई चली गई। तो मुआशी फ्रंट पर कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी पीडीएम के 14 माह में हमें नहीं नज़र आई है। दूसरा अहम मामला था कि ज़ाहिर जमहूरियत की बालादस्ती की पीडीएम बात किया करती थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी बात करते थे, वोट को इज्जत दो की बात करते थे। उस फ्रंट पर भी फेलियर है कि जो इदारों की मुदाखलत थी वो हमें बढ़ती नज़र आई। उसी तरीके से जो जमहूरी मामलात थे, जिस वोट को इज्जत दो की बात करती थी, आखिर में तो जल्दी में हमें नज़र आया कि वो कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है और की भी गई, जिससे जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं वो बुरी तरीके से मुतासिर होती हैं। तो ना तो मईशत के फ्रंट पर कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी पीडीएम के 14 माह में हमें नज़र आती है और ना ही जो जमहूरियत को और वोट को इज्जत दो का नारा ये लगाते थे वो नज़र आती है। जाते जाते भी ज़ाहिर है अगले इलेक्शन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करके जा रहे हैं, जब ये बिल्कुल आखिर में ये फैसला करके जा रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। और ये इस पर भी बार बार मौका बदला, कभी कहा नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, फिर कहा पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे क्योंकि वक्त पर कराने हैं, फिर कहा नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। क्या हुआ अगर 90 दिन में नहीं होंगे और 30-45 दिन और लग जाएंगे? तो एक गैर यकीनी ही छोड़ कर जा रहे हैं। मुआशी फ्रंट पर कहीं ना कहीं सूरत हाल को संभाला है, बिल्कुल आखिर में जाके IMF के प्रोग्राम में जाके और सारे मुश्किल फैसले करके, बट सियासी तौर पर गैर यकीनी की सूरत हाल छोड़कर जा रहे हैं। That's a very important point actually। हम जमहूरी आज़ादियों की बात कर रहे हैं, चलिए वो तो हम कब से रोना रोते ही हैं ना। हम माशी सूरत हाल की भी बात कर रहे हैं, वो भी सबके सामने ही है। चलिए फाइनली IMF का अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम हो गया, कुछ थोड़ी सी कश्ती किनारे की तरफ गई है, अभी कहाँ किनारे लगी है उसका कोई खास ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम पे नहीं आया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या हुई है? ये जो सेंसस वाला मामला बिल्कुल लास्ट मिनट पे इसको एक टेकअप किया गया, नई हल्काबंदियाँ, नई मरदमशुमारी और फिर एक लामहदूद गैर यकीनी जिसमें कब इलेक्शन होंगे ये टिल डेट किसी को नहीं पता। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये बड़ी इज द टर्म कि अभी तक भी आए गए लोग, कुछ बेहतरी आनी थी नहीं आई, जो भी असेसमेंट कर लो, अभी भी हम अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। दैट इज अ ट्रेजेडी। सो अगर ये होता ना, ये तय हो जाता कि हाँ भी 90 दिन बाद या 40 दिन बाद या 120 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। ये भी डिसक्रेडिट है मौजूदा हुकूमत का कि आप जा तो रहे हैं लेकिन आप एक मुबहम सूरत हाल छोड़ कर जा रहे हैं जिसमें हर कोई अपने तुक्के लगा रहा है बेसिकली कि इलेक्शन कब होंगे, और जब तुक्के लगते हैं तो फिर मुल्क संभलते नहीं। आपको पता होती है, लेकिन वी आर स्पीकिंग टू सो मेनी एनालिस्ट, और जब चीज़ को बिल्कुल खोल के रखा जाता है सामने कि दिस इज द रियलिटी ऑफ इट, तो और ज़्यादा वैसे आई एम सॉरी डिप्रेशन होती है। बेनज़ीर शाह हमारे साथ हैं, हमारे टू सेंट्स बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। जी बेनज़ीर, मेरी राय में अगर आप फॉरेन पॉलिसी कंपेयर करें दोनों हुकूमतों की,
तो पीडीएम की हुकूमत की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी थी। हमने देखा कि जो पीटीआई का दौर था उसमें हमारे बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, बहुत से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, क्योंकि साइफर जैसी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए दूसरे ममालिक पे, और पीडीएम की हुकूमत ने कोशिश की कि उन ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और बड़ी, मैं तो कहूँगी कि बड़ी प्रोएक्टिव किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी थी पीडीएम हुकूमत की। दूसरी बड़ी इनकी जो कामयाबी है मेरी राय में वो है जिस तरह इन्होंने, जब सैलाब आया पिछले साल और जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो काम किया गया, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो दुनिया में जाके क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बहुत से डेवलपिंग ममालिक के लिए जो लड़ाई लड़ी पाकिस्तान ने, वो भी इनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जनीवा में हमें बहुत से प्लेजेस मिले। अब जब आप नाकामियों पे आते हैं तो मैं कहूँगी जो सबसे ख़तरनाक लेगेसी पीडीएम की हुकूमत बना के जा रही है वो है कि जिस तरह इन्होंने कानून साजी के ज़रिए, ख़ास तौर पे अपने आखिरी कुछ महीनों में, हमें कई दिहाइयों पीछे भेज दिया है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिसेंट। ये इनकी एक लेगेसी का हिस्सा बन के रहेगा, और जो दूसरी बड़ी जो इनकी लेगेसी का हिस्सा बन के रहेगा और जिस पे इनको शर्मिंदा होना चाहिए है वो है कि जिस तरह आम शहरियों का और सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है फ़ौजी अदालतों में, ये बड़ा एक ख़तरनाक प्रेसिडेंट जो है पीडीएम की हुकूमत सेट करके जा रही है। और जिस तरह इन्होंने आइन को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी, जिस तरह इन्हें अदालतों के फ़ैसले नहीं माने और जाते जाते इलेक्शंस भी मुलतवी कर दिए। जाते जाते इलेक्शन मुलतवी कर दिए, बहुत बड़ी ट्रेजेडी, अदालतों के फैसले नहीं माने, लेकिन खारजा महाज पर कामयाबियां मिली हैं। और फ्लड्स को जिस तरह डील किया गया, एक्चुअली अगर उससे पिछली हुकूमत में चले जाएं तो जिस तरह कोविड को डील किया गया था पीटीआई हुकूमत ने, उसको भी दुनिया ने सराहा था। और यकीनन पाकिस्तान में तो जब वो एक डिज़ास्टर सिचुएशन बनती है तो फिर हुकूमतें मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं। अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब अभी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं तो उनकी तरफ भी चलते हैं। साफ़ी साहब, आपकी राय में ज़रा आपके फेवरेट इमरान खान साहब का दौर बेहतर था या ये वाला? Why did you say that? मेरे ख्याल में दो हवालों से बेहतर रहा पीटीआई के मुकाबले में, दो हवालों से उस जैसा रहा और एक हवाले से उससे बदतर रहा ये दौर। बेहतर जो मईशत में पीटीआई ने जो तबाहियाँ की थी तो उन तबाहियों को किसी हद तक रोका इस हुकूमत ने और उसमें किसी हद तक रिकवरी की भी कोशिश की। दूसरा, खारजा पॉलिसी के महाज पे जो ब्लंडर्स किए थे पीटीआई हुकूमत ने, उसको किसी हद तक इस हुकूमत ने रिकवर किया और चीन, रूस, सऊदी अरब, यूएई और ईरान, इवन अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात डैमेज हुए थे उसमें इस हुकूमत ने बड़ी हद तक खुशुस्लूबी के साथ रिकवरी कर ली। जो दो हवालों से मैं कह रहा हूँ कि उस जैसी रही तो एक सिविलियन सुपरमेसी और पॉलिटिकल फोर्सेस या मीडिया के आज़ादी के हवाले से या मीडिया पे कदगनों के हवाले से ये हुकूमत बायनी ही उसी तरह रही जिस तरह की पीटीआई की हुकूमत थी। इसी तरह पार्लियामेंट की सुपरमेसी या पार्लियामेंट की कारकर्दगी वो भी इसकी कमोबेश उसी तरह रही, डिक्टेटेड कानून साजी होती रही जिस तरह की उनके दौर में होती रही। और जिस हवाले से मैं कहता हूँ कि बदतर रही, तो मेरे ख़्याल में करप्शन इस हुकूमत में चूँकि सब इत्तेहादी शामिल थे और बहुत सारी पार्टियाँ थी, बहुत सबके पास कम मौका था और सब ज़्यादा से ज़्यादा पिछले सालों की महरूमी को भी दूर करना चाहती थी हर जमात और अगले इलेक्शन के लिए भी, तो करप्शन के लिहाज से मेरे ख़्याल में ये पीटीआई की हुकूमत से बदतर रही। अच्छा, आपने साफ़ी साहब ब्रेक डाउन करके बताया कि वेयर इट वर्कड एंड वेयर इट डिड नॉट। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब। व्हेन इट कम्स टू कंटेन एंड कंट्रोल करप्ट प्रैक्टिसेस, जब आप इतने ज़्यादा इत्तेहादियों में घिरे होते हैं और आपकी मजबूरियाँ होती हैं कि आपने हुकूमतें भी चलानी हैं और कहीं से आपको पता लगता है कि भाई यहाँ ठीक काम नहीं हो रहा, और फिर आपको अचानक से एहसास होता है कि यहाँ तो हमारे जो इत्तेहादी जमात हैं उसके लोग बैठे हुए हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, ओके, इनफ ऑफ दैट आई थिंक। लेट्स सी, बिसाइड्स जो अगला नाम आना है उसमें अभी कुछ घंटे हैं स्टिल, सो लेट अस मूव ऑन एंड टॉक अबाउट क्रिकेट। और क्रिकेट
मैं आपको बताएं कि कल का दिन भी बाय द वे गुजर गया, वी आर टॉकिंग अबाउट इट एवरी डे, लेकिन बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के हतमी स्केड्यूल का ऐलान नहीं किया। वैसे ये है थोड़ी सी अजीबोगरीब सी बात, क्योंकि वर्ल्ड कप में अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और इसलिए हर दिन जो है वो अहम है, लेकिन दे आर टेकिंग देयर स्वीट टाइम जिसको कहा जाता है। हतमी स्केड्यूल ना होने की वजह से नेचुरली टिकट्स की फ़रोख्त भी शुरू नहीं हुई और दुनिया भर में एक असूल सा है, आपने देखा होगा कि इस लेवल के जब मेगा इवेंट्स होते हैं तो उनकी टिकट्स की फ़रोख्त जो होती है वो कम से कम चले साल नहीं तो 6 महीने पहले तो मुकम्मल हो जाती मतलब आपको है। याद People है have to travel all the way. फीफा हुआ था दोहा में, कब मतलब से शुरू महीनों हुआ पहले था? लोगों ने लिया हुआ था सिलसिला, तो ये कब जरा से अजीब बैलेटिंग सी हो बात जाती है, मगर यहाँ 2 माह से भी कम वक्त रह गया है, कुछ अता पता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, मतलब जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, एक इंडिया है, उसके बाद सबसे ज़्यादा आबादी हमारे ही मुल्क की है ना, मतलब अगर हम लोग भी देखना चाहते हैं, और हमारे कितने लोग होंगे जो चाहेंगे जाके क्रिकेट वर्ल्ड कप एंजॉय करना, देखना, एटलीस्ट इस रीजन के तो होंगे ना जो इधर हाँ, उधर हो जो सकते हैं। चाहेंगे। और वैसे ही हम लोगों का एक दूसरे के मुल्कों में ट्रैवल करना एक मार्के से कम नहीं है, तो आप और कम टाइम छोड़ें कि लोग अपना वीजा भी करें, टिकट भी करें, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस भी लें, एक मुसीबत में पड़े रहें। तो ये हो रहा है और बेसिकली ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा, पता नहीं व्हाट्स द डिले। और कई मुल्कों के बोर्ड्स भी बीसीसीआई के मौजूदा रवैये से खुश नहीं है और गैर मुल्की शायकीन जो हैं वो भी बड़ी, उनकी भी अजीब सी सिचुएशन है कि भाई अभी हमें अपने टिकट्स एयरलाइंस कराने होंगे, हमने अपनी रिहाइश सब कुछ ये करवाना होगा, लेकिन एंड में अगर जाएंगे तो यू नो हाउ एवरीथिंग बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। खुद आईसीसी भी सूरत हाल से एक्चुअली परेशान है, मगर भारतीय बोर्ड से कोई, आपको पता ही है ना, कोई नहीं पूछ सकता प्रिंसेस से, अनटचेबल। भारत को वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलना कोई साल पुरानी बात नहीं है, कम से कम 6 साल हो गए हैं मेज़बानी की तैयारियां कर रहा है। इतना वक्त मिलने के बावजूद भारत ने मेगा इवेंट को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार किया हुआ है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही इतनी बद इंतजामी, तो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं बीच में क्या होगा। एडिटर क्रिकइंफो उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट इट। उस्मान, अजीब सी हमें तो ये बात लग रही है, वर्ल्ड कप क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा जो मल्टीनेशनल एक इवेंट होता है और इसमें अब 2 महीने रह गए हैं, बल्कि उससे भी कम रह गया है, लेकिन बीसीसीआई अब तक स्केड्यूल भी फाइनल नहीं कर पाई। तो कुछ बोर्ड्स को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और जिनमें हिम्मत है वो बोल भी रहे हैं। तो आपके ख्याल में अब तक स्केड्यूल ना आने पर परेशानी तो होनी चाहिए, और क्या वजह लग रही है? अजीब परेशानी होनी चाहिए, आईसीसी को, हर बोर्ड को परेशानी होनी चाहिए कि अब तक उन्हें मालूम नहीं है कि भाई फाइनल स्केड्यूल आपकी जो गेम का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, सबसे आपका जो शो केस इवेंट है, ग्लोबल टूर्नामेंट, उसका स्केड्यूल अब 2 महीने से कम रहते हैं और अभी तक उसका स्केड्यूल फाइनलाइज नहीं हुआ है। 95% कह सकते हैं कि फाइनलाइज हुआ है, मगर अभी भी 2-3 गेम है। एक तो पाकिस्तान की जो चेंज होगी, पाकिस्तान और इंडिया की जो गेम है अहमदाबाद में, मगर उसका इम्पैक्ट और भी गेम्स पे होगा। और फिर जो पाकिस्तान इंग्लैंड की कलकत्ता में गेम है, वो भी सुनने में आ रहा है कि वो भी चेंज होगी। तो ज़रूर परेशानी होनी चाहिए, मगर कुछ हद तक एक गुस्सा भी होना चाहिए कि आपका इतना बड़ा इवेंट है और आप अगर पिछले इवेंट्स में देखें, 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, 2019 में जो इंग्लैंड में हुआ था, उनके स्केड्यूल्स तकरीबन 1 साल पहले अनाउंस हो गए थे और फाइनलाइज हो गए। तो सबको मालूम था कि वो कहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे, किससे खेल रहे होंगे ऑब्वियसली, मगर अपनी ट्रैवल आइटनरी सबको मालूम था। बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं ऐसे टूर्नामेंट में, ऐसे इवेंट में। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप काफ़ी हद तक फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बाहर से आएंगे। इवन जो इंडिया में फैंस होंगे जो ट्रैवल करेंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको मालूम हो एग्जैक्टली कि टूर्नामेंट के मैचेस कब हो रहे हैं। तो एक तरह से परेशानी होनी चाहिए, लेकिन ये आई थिंक सबको पता है कि अल्टीमेटली हो जाएगा। इंडिया में बहुत इवेंट्स हो चुके हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, एक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो किसी तरह से ऑर्गेनाइज तो हो जाएगा ऑब्वियसली। मगर जितना डिले हुआ है, जितना ये देर से इन्होंने स्केड्यूल अनाउंस कर रहा है, आई थिंक उस पर पूरी क्रिकेट की दुनिया को, ना सिर्फ आईसीसी के फुल मेंबर्स जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ना फैंस भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, आप प्लेयर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, आप ब्रॉडकास्टर्स भी करें, उन सबको ठीक ठाक फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए कि इतनी डिले हुई है एक इतने बड़े इवेंट के लिए। अच्छा, अब सब आप कह रहे हैं परेशान है, होनी चाहिए एटलीस्ट। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पर जितना पावरफुल बना दिया है, पाकिस्तान क्या, अब तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड्स भी
इनसे पूछ नहीं सकते, चलती नहीं है। नहीं चलती उनकी इनके आगे। तो क्या आईसीसी से अब ये तवक्को भी रखी जा सकती है कि वो भारतीय बोर्ड से कुछ जवाब तलबी करने की हिम्मत जुटाएगा? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि ये आईसीसी को जब हम लोग ब्लेम करते हैं ना, आईसीसी को कहते हैं कि आईसीसी ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, बहुत वीक हो गई हैं, कमज़ोर हैं बीसीसीआई का आगे। ये आईसीसी एक ऐसी बॉडी इंडिपेंडेंट नहीं है। आईसीसी वो बॉडी है जो अपने मेंबर्स पे चलती है। तो एक्चुअली जब हम ये कहते हैं कि या कहना चाहते हैं, हमें ये सवाल पूछना चाहिए फुल मेंबर्स से, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान खुद हो गया, जो कि चौथे सबसे बड़े बोर्ड है दुनिया में फाइनेंशियली, जो उन्हें पैसा मिलेगा आईसीसी के रेवेन्यू से। आई थिंक उनमें एक खौफ सा आ गया है कि हम बीसीसीआई से कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ पूछ नहीं सकते हैं। इस ऐसे टूर्नामेंट में यूजुअली जो होता है वो एक लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनती है, जिसमें बीसीसीआई के ऑफिशियल्स होंगे या स्टेट ऑफिशियल्स, उनकी स्टेट एसोसिएशन है उनके ऑफिशियल्स होंगे, और फिर आईसीसी के अपने ऑफिशियल्स होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं। इस बार, और वो काफ़ी प्रोमिनेंट बॉडी होती है हर इतने बड़े इवेंट में क्रिकेट के, मगर इस बार उस बॉडी का ना किसी ने कुछ देखा है, ना कोई खास सुना है एक लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मगर उसमें बीसीसीआई का एक तरह से इतना बड़ा रोल उस बॉडी में है कि कोई इस बॉडी के बारे में सुनता ही नहीं है। और सिर्फ इनफैक्ट नॉट जस्ट बीसीसीआई, मगर जे शाह ही का नाम आता है हर चीज़ पे, कि जे शाह जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई बोर्ड के, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। तो आई थिंक आईसीसी की जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड्स हैं, जो बिग थ्री के बोर्ड्स हुए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो पाकिस्तान का बोर्ड हुआ, डेफिनेटली सवाल तो पूछना चाहिए, मगर आई डोंट थिंक कोई पूछेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उस्मान फॉर बीइंग विद अस। बॉटम लाइन ये है कि हमने तो नज़र रखी हुई है, एंड द लॉन्गर दे टेक द मोर प्रॉब्लम्स इट्स गोइंग टू क्रिएट फॉर ऑल द फैंस। एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस देन एनी अदर country in the world. You think that might be the reason कि मतलब कि बिल्कुल ही एंड कर दो ना, ताकि कोई आ ही ना सके? क्योंकि देखें, बाकी तो लोग पहुंच जाएंगे ना किसी न किसी तरह। हम लोगों का या हमारे यहाँ से लोगों का या जो मैच देखने शायकीन जाना चाहते हैं, उनका पहुंचना एक टास्क एंड हाफ है। जाहिर है 100 तरह के मसाइल हैं, वीज़ा मिलने के इश्यूज हैं, मतलब वीज़ा है, ट्रैवल का खर्चा, अकोमोडेशन वहाँ ढूंढना, जहाँ इतना वर्ल्ड इवेंट हो रहा हो उसके अफोर्डेबल, मतलब ये बड़े मरहले होते हैं। अभी स्केड्यूल ही नहीं आ रहा, तो आगे क्या बात जाएगी? अच्छा जी, एक खबर देनी है आपको कि आपको बताया था कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी वनडे सीरीज़ है और एशिया कप भी साथ साथ है। तो एशिया कप और अफगानिस्तान के लिए वनडे सीरीज़ जो है उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कब किया जाएगा? आज, टुडे इट वुड बी अनाउंस्ड। और चीफ सेलेक्टर, नए चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक साहब जो हैं, भाई जो हैं, वो ऐलान करेंगे। और मिसबा साहब की आपको बताइए वो भी बहुत उनकी से हो गई है। सो यस, ऑलमोस्ट 12:15 बजे हमें पता लग जाएगा। बहुत से नाम जो है आज अनाउंस होने मैं यही कह रहा था कि ये वाले नाम तो हो जाएंगे 12:15 बजे, पूरा दिन इंतजार में रहेंगे, लेकिन वो वाला नाम जो होना है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, वो रात तक शायद इंतजार करना पड़ जाए, है ना? ओह वेल, ओके, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, व्हाट्सएप की तर्ज पर बीप आ गया है। नाम तो लें। नहीं, बीप नाम है। अच्छा। वजारत आईटी ने सरकारी मुलाजमीन के लिए बीप पाकिस्तान एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। नहीं करें ऐसे। नहीं, बीप नाम है। पहले 30 दिन में एप्लीकेशन को वजारत और NITB टेस्ट करेंगे। फिर 30 दिन के बाद एप्लीकेशन जो है वो 41 वजारतों और महकमों के लिए ओपन कर दी जाएगी। और उसके तीसरे मरहले में एप्लीकेशन को पूरे पाकिस्तान के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये ऐप पाकिस्तान में व्हाट्सएप और दीगर जो सोशल मीडिया बाकी एप्लीकेशंस होती हैं उनका मुतबादिल होगी। इसका नाम है बीप। बीप, इसका नाम बीप है, हम छुपा नहीं रहे हैं कुछ। We are not beeping it out. हाँ, we are not beeping it out. I think it's a great name. You know, it can be really catchy. It is catchy. You are not likely to forget it. हाँ, but I think the logo could have been better. And it is okay that ये पाकिस्तानी ऐप है, बट हम ज़रूरी है कि सितारा जो है, हम किसी भी पाकिस्तान, इसको ज़रा न्यू एज कर सकते थे हम। ये स्टार बनाने की क्या जरूरत थी? चलो अभी जरा उसकी चीज़ों पे बात करते हैं, उसके बाद हाउ इट बैंक को पंजाब लगना शुरू हो गया मुझे। अच्छा अब्दुल्ला, एक अच्छी चीज़ हुई है तो अच्छी चीज़ पे बात कर लेते हैं ना। तो हमारे मुल्क में दरअसल प्रॉब्लम ये है कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल को देखते हुए अवाम में थोड़ा सा हमेशा डाउट्स और शकूक व शुबहात जो हैं वो रहते हैं। सो और वैसे भी आपको पता है ना, व्हाट्सएप
कॉल्स भी लीक हो जाती हैं, और ये बीप तो हमारी अपनी ऐप है, और कह ये रहे हैं कि इसका डेटा किसी के पास नहीं जाएगा। मैं इतनी अच्छी उम्मीद और तमन्नाओं के साथ ये बात करना चाह रही भाई थी। अमीनुल हक भाई हमारा वेट कर रहे हैं, वज़ीर आईटी के हमारे, बड़ी मेहनत है उनकी इसके पीछे। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपने वक्त दिया। बताइएगा, वजारत आईटी ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है, आप जाते जाते ये इक़दाम करके जा रहे हैं। व्हाट्सएप का मुतबादल आप लोग कह रहे हैं कि ये है, सो ये कब आइडिया जनरेट हुआ, कब से इस पर काम हो रहा है और क्यों? पाकिस्तान की अपनी और पहली जिसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है बीप पाकिस्तान, जिसका तजुर्बाती आगाज़ कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी ये कि मेड इन पाकिस्तान है। हमने क्या किया, हमने पहले फेज़ में मेरा ख्याल है कि हमने रखा ये कि पहले 30 दिन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी आपस में इंटर डिपार्टमेंट इसके साथ कनेक्ट रहेगी, और इसके सेकेंड फेज़ में हमने क्या है कि 1 महीने के बाद ये तमाम पाकिस्तान के सरकारी अफसरान के इस्तेमाल में दे दिया जाएगा, और थर्ड फेज़ हमने रखा है कि हर सूरत में से पाकिस्तान के आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी ये है कि मेड इन पाकिस्तान है, और मेड इन पाकिस्तान होने के नाते 100% सेफ और सिक्योर है। इसमें खूबी क्या है? इसमें आप डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस कॉल भी है। इसका मतलब कि आगे चल कर के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अब जूम लिंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैंने कहा कि 100% सिक्योर, तो इसकी एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि इसका सर्वर पाकिस्तान में मौजूद है, और इसका सोर्स कोड भी पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये महफूज रहेगा, और हम इस बात की पूरी उम्मीद रखेंगे कि आइंदा चल के कभी पाकिस्तान में जिसे कहते हैं कोई ऑडियो और वीडियो लीक नहीं होगी, और 100% मेड इन पाकिस्तान होगा। अच्छा, कुछ रिजर्वेशंस हैं जिस पे बात कर लेते हैं। आजकल के हालात और हुकूमतों का रिकॉर्ड देखते हुए एक खदशा ये है कि इस एप्लीकेशन के आने के बाद व्हाट्सएप जो है उसको बैन कर दिया जाएगा, और तमाम कम्युनिकेशन जो होगी हुकूमत और इदारे मॉनिटर करेंगे, रिकॉर्ड क्या करेंगे वो तो मॉनिटर करेंगे। मतलब ये एक रिजर्वेशन, एक खदशा सा है, तो क्या होने तो नहीं वाला कुछ ऐसा? हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें मनफी सोच से निकलना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बिल्कुल एक ओपन माइंड तरीके से काम करती है, और हमेशा वायदा पॉलिसी रही है। पॉलिसी क्या रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ऐसी किसी भी पाबंदी के ख़िलाफ़ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। यस, माजी में हम देखते हैं 2012-13 में यूट्यूब पे पाबंदी लगा दी जाती है। इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, उसमें क्या हुआ? उसमें पबजी को बंद कर दिया गया, टिकटॉक को बंद कर दिया गया। उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने रजिस्ट किया, आवाज़ उठाई, और फिर अभी भी हम आज से मेरा ख्याल है 2 महीना पहले देखते हैं कि विकीपीडिया को बैन कर दिया गया। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एक्टिव हुई, मेरा ख्याल है मुख्तलिफ हल्कों के साथ बात की, ऑन बोर्ड लिया, और फिर ये फैसला हुआ कि मुस्तकबिल करीब में किसी भी ऐप्स को बंद नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पाबंदी बिल्कुल नहीं होगी। व्हाट्सएप भी चल रहा होगा, इसी तरह मैं समझता हूँ बीप पाकिस्तान भी चल रहा होगा। अवाम का एतमाद रफ्ता रफ्ता मैं समझता हूँ मेड इन पाकिस्तान के ऊपर जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बीप पाकिस्तान के ज़रिए एक सेफ सिक्योर जो है कम्युनिकेशन एप्लीकेशन पाकिस्तान में मकबूल होगी, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के अवाम ये भी पाकिस्तान पे अपना व्हाट्सएप। अच्छा, आप एक सवाल अमीन भाई थोड़ा हटके कि वजारत आईटी से मुताल्लिक़ ये तासुराम है कि पाकिस्तान में इसे सियासी करेंसी से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मतलब कोई इत्तेहादी को रखना हो तो यहाँ पर इसको फिट कर देंगे और वो साथ आ जाएगा। आप समझते हैं कि आपकी वजारत मुकम्मल पोटेंशल पर काम करती रही, या कुछ माहिरीन मिनिस्ट्री के मामलात चलाएँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? पिछले 3-3.5 सालों में 77 बिलियन रुपए की लागत से 83 नए मनसूबे शुरू किए हैं पाकिस्तान के दही इलाके को डिजिटल दुनिया से मंसलक करने के लिए। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तान के 4 करोड़ अवाम जो है डिजिटल दुनिया से मंसलक हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी मेरा ख्याल है जो मेरी प्रायोरिटी थी वो क्या थी कि किस तरह IT एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ आज से 3 साल पहले जब मैंने वजारत संभाली थी तो लगभग $1 बिलियन से भी कम IT एक्सपोर्ट था। आज जब मैं 3 साल मुकम्मल करके जा रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह IT एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं $1 बिलियन से बढ़कर $2.6 बिलियन हो गई है। हमने पॉलिसी भी ऐसी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे कि आने वाले चंद सालों में जो IT एक्सपोर्ट है ये 2.6 बिलियन से बढ़कर इंशाअल्लाह ताला 12 से 15 बिलियन हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने काम किया, हमने लगभग पूरे पाकिस्तान के अंदर 40 से 50 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना के दिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ, मुख्तलिफ शहरों में इसको कायम किया। इसके साथ बड़े इंपॉर्टेंट काम किया। मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि वो तमाम पॉलिसी जो पिछले कई डेकेड से रुकी हुई थी
उनको भी हमने फौरी तौर पे पिछले 2 और 2.5-3 सालों के अंदर पास कराया। मसला राइट ऑफ वे पॉलिसी है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, फ्रीलांसिंग पॉलिसी है, फर्स्ट क्लाउड पॉलिसी है, और फिर अब इंशाअल्लाह ताला इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पॉलिसी भी मेरा ख्याल है आज पास हो जाएगी। तो हमने कोशिश की है कि चीज़ों को आगे लेकर चलें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, जो मैं प्राउड फील करता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन 28 से 29 कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिसमें चंद बड़े नाम, जिसमें सैमसंग और नोकिया भी मौजूद है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। 2022 में मैं समझता हूँ आपके टीवी चैनल जियो टीवी पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, मैं समझ इसके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 22 मिलियन लगभग 22 मिलियन मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हुआ बल्कि पाकिस्तान के तारीख में पहली दफ़ा स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट भी किया गया है। तो यस, हमारी ख्वाहिश है कि IT मिनिस्ट्री को बेहतर से बेहतर किया जा सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमीनुल हक भाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। वेलकम। अच्छा, आपको पता है ना कि माहौलियाती तब्दीली के असरात जो हैं वो हर तरफ नज़र आ रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट परेशान कुन है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया यानी हमारा साउथ एशिया में 3/4 बच्चे शदीद गर्मी से मुतासर हैं, जबकि आलमी सतह पर यह तनासब जो है वो 3 में से 1 है। ख़ास तौर पर जो न्यू बॉर्न्स होते हैं और ख़वातीन को शदीद मौसमी वाक़यात की सबसे भारी कीमत जो है वो चुकाना पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई इस साल का गर्म तरीन महीना रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद समेत सिंध के कुछ हिस्सों में गुज़िश्ता जून के दौरान दर्जा हरारत जो था वो 40 दर्जे सेंटीग्रेड था। वैसे तो जैकबाबाद 50 तक भी पहुंचता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जून, उसी में पहुंच गया था 40, जिससे 18 लाख अफराद सेहत के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ख़तरात से दो चार हुए हैं। ये जो क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चेंजेस हमारी सेहत पर अब असरअंदाज होना शुरू हो गए हैं, इसके लिए सर्टनली हमें क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चेंजेस को ही कंट्रोल करना होगा, कंटेन करना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान नईम साहब, जो स्पेशलिस्ट हैं क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट से मुताल्लिक। इनकी सवाल महारत है। सबसे पहले यही बनता है कि वैसे तो हर किसी को ही बड़ा एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज, लेकिन स्पेशली बच्चों को ही क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे उस तरह से हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते जैसे हम बड़े कर सकते, तो और इनकी तादाद जो है जैसे आपने बताया तकरीबन 46 करोड़ है साउथ एशिया में, और ओवरऑल साउथ एशिया का तो मसला है। लेकिन पाकिस्तान में अभी पिछले चंद सालों से जो हॉटेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ प्लेनेट है वो पाकिस्तान में जैकबाबाद या इसके इर्द गिर्द से भी या इलाके बन रहे हैं, और ये भी खदशा है कि 2050 तक तकरीबन 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे पाकिस्तान के जो कि अनलिवेबल हो जाएंगे, और अनलिवेबल होने की यही रीज़न सामने आ रही हैं कि टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग तो ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन अभी अर्बनाइजेशन के साथ हीट ट्रैप हो रही है, और हमारे चंद इलाके ऐसे हैं जिनमें अब रूरल एरियाज भी शामिल होना शुरू हो गए, जिनमें ये हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको याद हो कि 2017 में और 2005 में एक बड़ी हीट वेव आई थी जिससे न्यूज़ बनती थी, लेकिन इस साल तो 3-4 हीट वेव्स ऐसी हैं जो कराची की अक्सर हम सुनते हैं होके गुजरती हैं, और इनके असरात जो हैं बच्चों पे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चों के बर्दाश्त ना करने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाती हैं। तो यूनिसेफ ने इस रिपोर्ट के साथ साथ एक बीट द हीट कैंपेन भी लॉन्च की है। कैसे अब बीट द हीट कैंपेन जो है, या फिर इसके तदारुक की अगर बात कर लें, हमें ये पता लग गया क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ज़ाहिर है आगे ये सूरत हाल बिगड़ेगी ही, फ़ौरन तो मतलब सदियों का अमल होता है सूरत हाल को कंट्रोल में लाना, रिवर्स तो कर नहीं सकते। हाउ शुड वी डील विद इट ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस एटलीस्ट? जी, इसको क्लाइमेट एडॉप्टेशन कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना तो शायद अभी लॉन्ग टर्म हो, और एक ग्लोबल हमें पार्टनरशिप उस पे चाहिए, क्योंकि ये जो
एमिशंस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब कुछ हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। पाकिस्तान की इसमें कंट्रीब्यूशन तो 1% है, इससे भी कम है, और पाकिस्तान की कमिटमेंट है कि उसको भी अदा कर देंगे। तो इससे बड़ा एक डेवलपिंग कंट्री क्या इकदाम कर सकता है और कमिटमेंट दे सकता है। लेकिन इसमें जो पूरे ग्लोबल फिनोमिनाज हैं वो शामिल हैं। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं लोकली वो ये है कि हम अर्बनाइजेशन को स्लो डाउन करें, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, और इससे हम ताकि माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन बीट द हीट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया कि हम अगर 4 स्टेप्स लें कि सबसे पहले हम अवेयर हों कि ये अभी फ्रीक्वेंसी हीट वेव्स की ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अचानक होगी, इसकी प्रेपरेशंस में हम नकल मकानी तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम इजीली हम आइडेंटिफाई करें, लर्न करें कि क्या सिम्टम्स हैं, और हम फौरन एक्शन लें। और हम हीट स्ट्रोक से पहले हीट स्ट्रेस में जब बचे जाएं तो उसी वक्त उन्हें हॉस्पिटल लेके चले जाएं, या कम से कम जो हम घरेलू सतह पे इक़दाम कर सकते हैं, जैसे उनको हम आइस के साथ या उनके ऊपर वाटर स्प्रे करके उनको शेड में रखें, बाहर ना जाने दें। और बच्चों के अलावा जैसे कि हुमा आपने फरमाया कि औरतों को भी ये है, तो बहुत ज़्यादा स्टिल बर्थ्स का भी खतरा है प्रेग्नेंट वुमेन्स में हीट वेव्स के साथ। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हीट वेव्स के रेगुलर आने से और बच्चों पे असर है कि उनकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो इससे अफेक्ट हो सकती है। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हमें इससे नबर्द आज़मा होना है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान नईम साहब। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी वैसे। We're going to see you tomorrow.